3 अभूतपूर्व चीजें इस बार हो रही हैं जो कि आज तक 75 साल में कभी नहीं हुई। असली खेल अगले महीने शुरू होगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। काफी लोग हैं जिनको अब हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है, हर तरफ इस्लाम नजर आता है। आखिर ये SIR है क्या? इतना बवाल क्यों हो रहा है? आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़े। यही वन नेशन वन इलेक्शन में हो रहा है और यही इस SIR में हो रहा है। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता परेशान हैं। अब आप पे जिम्मेवारी है, फॉर्म नहीं भरा। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि है SIR। बिहार में शुरू हो चुका है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको कि विपक्ष कह रहा है कि ये वोटबंदी है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो प्रक्रिया को दुरुस्त करने जा रहे हैं। क्या है इसकी हकीकत, क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्यों विवाद हो रहा है, इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, इन सबको समझाने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एनालिस्ट और इस याचिका में एक पेटिशनर भी हैं, योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मुकुल जी। सबसे पहले तो हम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये SIR है क्या, और फिर हम आएंगे इस पक्ष में कि इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि ये SIR क्या है। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, ये बात कानून में कहीं नहीं लिखी हुई है। मैं खुद हैरान हुआ जी। कानून के हिसाब से वोटर लिस्ट में कई तरह के रिवीजन हो सकते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 365 दिन आप वोटर लिस्ट में कभी भी बदलाव चाह सकते हैं। आज महाराष्ट्र में चुनाव को 4 महीने बाकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में या झारखंड में, लेकिन आप अगले हफ्ते जा सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र में हूं, मेरा वोट बनना चाहिए, ये फॉर्म है, ये मेरी डिक्लेरेशन है, और आपका नाम शामिल उसमें हो जाएगा। जांच करेंगे, नाम शामिल हो जाएगा। या आप कहें कि पिताजी का देहांत हो गया, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाना है, नाम कट जाएगा। ये बिल्कुल रूटीन नॉर्मल प्रोसेस है वोटर लिस्ट में रिवीजन को। वोटर लिस्ट को सरकारी भाषा में इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। ER शब्द जो आप सुनते होंगे ये वो है। दूसरी चीज होती है कि साल में एक बार वोटर लिस्ट में कटाई छटाई होती है। आमतौर पे नवंबर दिसंबर के महीने में होती है, और जिसका उद्देश्य ये है कि साल भर में जो लोग 18 साल के हो गए उनको शामिल कर लिया जाए। डेथ हो गई है, माइग्रेशन हो गया है, जिनका नाम कटना है उनका नाम कट जाए। एक कानूनी रिक्वायरमेंट भी है कि अगर चुनाव होने वाला है तो उसके 1 साल के भीतर वोटर लिस्ट में रिवीजन होना अनिवार्य है। इसको बोला जाता है समरी रिवीजन। ठीक है। समरी रिवीजन वो है जिसमें साल में एक बार या चुनाव से जस्ट पहले, कई बार साल में 2 बार भी, साल में एक बार करवाना अनिवार्य नहीं है लेकिन आजकल होता है, लेकिन चुनाव से 1 साल के भीतर करवाना अनिवार्य है। अच्छा। ताकि जब भी कोई चुनाव हो, बड़ा चुनाव या कोई उपचुनाव हो, तब भी तो आप पुरानी बासी लिस्ट के आधार पे चुनाव नहीं करवा रहे, आप नवीनतम लिस्ट के आधार पे करवा रहे हो, इसलिए होता है समरी रिवीजन, इसको कहा जाता है। कानून में एक और प्रावधान भी था जिसको पिछले 22 साल से इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, जिसका नाम था इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन दरअसल रिवीजन नहीं है, वो वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है कि आपने पुरानी लिस्ट को छोड़ दिया और कहा कि भाई अब हम नए सिरे से नाम लिखेंगे वोटर लिस्ट में। ये 2003 तक बीच बीच में किया जाता था, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा अब हो रहा है, किया जाता था। लेकिन 2003 में चुनाव आयोग ने फैसला किया कि भाई हम आगे से नहीं किया करेंगे। वो क्यों? क्योंकि तब कंप्यूटर आ चुका था, तो उन्होंने कहा कंप्यूटराइज्ड है, मेमोरी हमारे पास है। इसलिए पहले क्या होता था, जब आप रजिस्टर में नाम वाम लिखा करते थे, उसमें पुराने नाम से जब आप पुरानी लिस्ट को छोड़ देते थे, नई लिस्ट बनाने की मजबूरी थी, बिल्कुल फ्रेश लिस्ट बनानी थी। काट छाट करते करते बहुत ज़्यादा हो गया था, फ्रेश बनाओ। तो उसमें कई सुधार तो हो जाते थे, लेकिन नई लिस्ट बनाते समय फ्रेश गलतियां इंसर्ट हो जाती थी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि अब नई टेक्नोलॉजी में हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बनी बनाई लिस्ट है। उसमें से जितने भी हम 50 रिवीजन भी कर लें, अगर आप आजकल कंप्यूटर पे, आपको याद हो अगर पुराने जमाने में आप टेक्स्ट को एडिट किया करते थे
तो 4-5 एडिट के बाद लगता था छोड़ो यार इसको मैं फ्रेश लिख लेता हूँ। आजकल कंप्यूटर में आप सैकड़ों बार एडिट कर लीजिए, दिखेगा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होगा, ये मामला था। तो 2003 से उसको छोड़ दिया गया था। एक चौथी चीज है जिसको स्पेशल रिवीजन कहा जाता है, वो ये कि अगर चुनाव आयोग को शक हो कि भाई किसी एक खास इलाके में वोटर लिस्ट में कुछ बहुत गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग किसी भी इलाके की रेखा खींच के कह सकता है यहां पे वोटर लिस्ट को हम स्पेशल रूप से इसकी छानबीन करेंगे, नए तरीके से करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कह दीजिए पूरे एक लोकसभा क्षेत्र में होगा, जैसा चुनाव आयोग ने पहले किया था सन 2004 में, पूरे एक लोकसभा क्षेत्र का, शायद असम में उन्होंने पूरा मूल्यांकन किया था। चुनाव आयोग चाहे तो ये भी कह सकता है हम 5 मोहल्लों का करेंगे, इन 10 वोटर बूथ में हमें शक है, इसको हम करेंगे। उससे अब ये निकला है 5वां शब्द जो मैंने सुना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये शब्द कानून में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। और जो इस वक्त हो रहा है वो कई मायनों में अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? नंबर 1, चुनाव आयोग कह रहा है अब कि हम बिल्कुल फ्रेश कागज पर आपकी वोटर लिस्ट बनाएंगे। आप कहेंगे नहीं, अभी तो ये कह रहे थे कि 2003 में ये हुआ था, तो 22 साल बाद हो रहा है, अभूतपूर्व तो नहीं है। नहीं, एक मायने में अभूतपूर्व है। क्योंकि 2003 में जो हुआ था वो ये कि इनके पास कंप्यूटराइज लिस्ट पुरानी थी और उनको लेके लोगों को भेजा गया था घर में। तो एक रो में नाम लिखा होता था, नीचे वाली रो खाली छोड़ी हुई थी। तो उनसे कहा था कि ऊपर वाली रो की एक एक चीज को चेक करके आप नीचे की रो में लिख लीजिए, कोई भी चेंज हो तो उसको दर्ज कर लीजिए। तो कहने को फ्रेश लिस्ट थी, लेकिन दरअसल पुरानी लिस्ट का बिल्कुल थॉरो रिवीजन था, पर आधार पुरानी लिस्ट थी उसमें भी। अब जो हो रहा है, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पुरानी लिस्ट थी, लीजिए इसको हमने कूड़ेदान में डाल दिया, अब हम बिल्कुल फ्रेश लिस्ट बनाएंगे। तो पहली बात तो अभूतपूर्व ये है कि कोरे कागज पे नई लिस्ट बनाई जा रही है। क्यों जरूरत पड़ी, क्यों बिहार में शुरू किया गया, ये सब अलग सवाल हैं जिसमें बाद में आएंगे। दूसरी बात जो अभूतपूर्व है वो ये कि आज तक इस देश में वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया ये थी कि कोई आपके घर आता था और आपको कहता था भाई आपके घर में कितने जन हैं, कितने 18 साल से ऊपर है, किसका नाम होना चाहिए। यानी कि सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो आपके घर आए और आपका नाम वोटर लिस्ट में एनरोल करे। जी। अगर आपको बीच में जाके अपना नाम डलवाना है तब आप जाइए, एक स्पेशल एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन में आपको अपना एफिडेविट देना पड़ता था कि मैं भारत का नागरिक हूँ इत्यादि। तब आपको करना होता था। अगर रिवीजन के बीच में आपने व्यक्तिगत रूप से करवाना है तब आपको कुछ करना था, अन्यथा सरकार की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो आपके पास आके आपका नाम वोटर लिस्ट में डाले। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। पहली बार भारत के इतिहास में कहीं भी ऐसा किया जा रहा है कि सब वोटर से कहा जा रहा है कि आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो जो जिम्मेदारी जो अब तक सरकार की थी अब वो वोटर की हो गई है, तुम जाओ अपना नाम डलवाओ। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ, एक बेसिक फर्क, अमेरिका और ब्रिटेन का फर्क आप समझिए। ब्रिटेन में वही सिस्टम है जो हमारे यहाँ है, यानी कि सरकार का व्यक्ति आता है आपके घर पूछने के लिए कि आपको नाम डलवाया जाए। अमेरिका में केवल आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाइए अपना नाम रजिस्टर करवाइए। अगर आप रजिस्टर करवाने से चूक गए तो ठन गोपाल आपका नाम नहीं होगा, जिसके कारण से अमेरिका में 65-70% से ज्यादा लोग कभी भी वोटर लिस्ट पे होते ही नहीं। उसका कारण यही है कि जिम्मेवारी वोटर पे डाल दी गई। और कौन लोग नहीं होते हैं अमेरिका में? ब्लैक, गरीब, ये लोग हमेशा 100 लोग अगर एलिजिबल हैं 18 साल से ऊपर, तो उनमें से आपको 55-60 लोग ही हैं जो जाके रजिस्टर करें, क्योंकि ये सारा काम कौन उठ के जाए अपना रजिस्टर करवाए इत्यादि ये है। तो पहली बार जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ओनर्स ट्रांसफर कर दिया गया, इस मायने में अभूतपूर्व है। और तीसरी चीज जो अभूतपूर्व है वो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप दस्तावेज लाइए, आप साबित कीजिए, मैं मान के चल रहा हूं, मुझे नहीं पता आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, आप दस्तावेज लेके आइए। अब तक अगर आप जाके, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में आप जाके अपना नाम डलवाना चाहते हैं तो आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक फॉर्म भरना था, फॉर्म 6। उस फॉर्म के अंदर कई रिक्वायरमेंट थे और उसमें सेल्फ अटेस्टेशन, भारत के नागरिक आप हैं
उसके लिए आपको खुद अटेस्ट करना होगा, आपको भारत की नागरिकता प्रमाणित नहीं करनी होती थी। कई और सर्टिफिकेट थे, आधार, पैन कार्ड, ये वो, इनमें से कोई एक चीज आप दिखा दीजिए, या वहां पे स्थानीय रूप से कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति प्रमाणित कर दे कि आप यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इतने में आपका नाम हो सकता था। स्पेशल अगर आपने डलवाना हो, सामान्य तरीके से उसकी भी आवश्यकता नहीं थी, कोई आपके घर आएगा और आपका नाम लिख लेगा, बस ये था। पहली बार ये किया जा रहा है कि अब आपसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं। प्रमाण 11 डॉक्यूमेंट्स सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट नहीं, आपसे प्रमाण 2 तरह के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं बात ये कहना चाह रहा था कि 3 अभूतपूर्व चीजें इस बार हो रही हैं जो कि आज तक 75 साल में कभी नहीं हुई हैं। नंबर 1, कोरे कागज पे लिस्ट बन रही है, पहले जो लिस्ट थी उसका कोई महत्व नहीं है। नंबर 2, अब आप पे जिम्मेवारी है, फॉर्म नहीं भरा तो भाई नहीं भरा, आपका नाम नहीं है, जैसे अमेरिका में कहते हैं। तीसरा, आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। अब आपने पूछा प्रूफ क्या है, इसकी 2 शर्तें चुनाव आयोग ने कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपका नाम 2003 की सूची में था तब आपको कोई और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि जिसका नाम 2003 की सूची में था वो भारत का नागरिक था, तो आप खाली उस पेज का जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि आप वहां के थे और आपसे और कुछ हम नहीं पूछेंगे। ये तभी अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में था, यानी कि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी, है ना, और साथ में 40 साल से उम्र ज्यादा थी और आप उसी स्थान पे रहते हैं और आपका नाम वही है, मतलब नाम बदलता नहीं है, लेकिन कहीं योगेंद्र सिंह हो सकता है, कहीं योगेंद्र यादव हो सकता है, वो चक्कर है। तो आपका, आपके पिताजी का नाम एग्जैक्टली वही दर्ज है जो कि आज दर्ज है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको ये एग्जेम्पशन ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2003 की लिस्ट में नहीं थे तो फिर उनके लिए 2 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। अगर 2003 की लिस्ट में आप नहीं थे और आप की उम्र 38 साल से अधिक है, यानी कि 1987 में पैदा हुए से पहले पैदा हुए थे, तब आपको अपने बारे में कोई एक प्रमाण पत्र देना होगा, अपना बर्थ का प्लेस और डेट साबित करते हुए। अगर आपकी उम्र 38 और 20 के बीच में है तो आपको अपना और अपने माँ या पिता किसी एक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 20 से कम है, 2004 के बाद आपकी हुई थी, आपका बर्थ हुआ है, तो फिर आपको अपना और अपने माँ बाप दोनों का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये स्पेशल शर्तें क्यों हैं? क्योंकि ये भारत के सिटीजनशिप लॉ में शर्तें लगाई गई थी, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से नहीं लगाई हैं, ये शर्तें सिटीजनशिप लॉ में हैं। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई मोटे तौर पे स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव में चुनाव आयोग कह रहा है, मुझे नहीं पता मुकुल जी आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, आप कोई सबूत लेके आओ कि भारत के नागरिक हो, आप अर्जी दो, सबूत लेके आओ, तो आपका नाम हम लिख लेंगे। आपकी अर्जी नहीं आई तो वैसे ही टाटा, अर्जी आ गई और सबूत ठीक नहीं हुए तो आपका नाम डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे वोटबंदी कहते हैं। वोटबंदी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा बुनियादी सिद्धांत इस देश का है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर वयस्क व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए, इस देश का बिल्कुल नियम है। पिछले, और यही तो अंग्रेजों से लड़के यही तो एक चीज हासिल की थी कि हर व्यक्ति को, जो रिक्शा भी चलाता है वो भी कह सकता है कि देखो अडानी का भी एक ही वोट है और मेरा भी एक ही वोट है, नोट का फर्क है लेकिन वोट में कोई फर्क नहीं है। और पिछले 75 साल से चुनाव आयोग ने एक काम किया है कि इस यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की है, मतलब हर एक को मिले। तो फिर पता लगा चुनाव आयोग को कि देखिए जिन लोगों के पास घर नहीं होता उनका वोट नहीं बनता। चुनाव आयोग ने कहा जिनका घर नहीं है उनको वोट देने की व्यवस्था कीजिए। कोई आदमी 3 दिन से कहीं पे सो रहा है फुटपाथ पे, तो जाइए उसका वोट बना के आइए। कोई ट्रांसजेंडर हैं, सेक्स वर्कर हैं, इन सब लोगों के नहीं होते। माइग्रेंट्स हैं, 3 महीने कहीं 3 महीने कहीं, या जो बिल्कुल नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, कहीं ठहरते ही नहीं हैं, उनका वोट बनना चाहिए। 75 साल से चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि 99.8% भी ठीक नहीं है, 99.99 भी ठीक नहीं है, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो खोज खोज के वोट बनाइए। अब पहली बार चुनाव आयोग यू टर्न लेके दूसरी दिशा में जा रहा है। मुझे क्या पता तुम नागरिक हो, साबित करो तब बनाऊंगा।
जैसे किसी भी सरकारी स्कीम में होता है ना, तुम सर्टिफिकेट लाओ, अप्लाई करो। तो अब नागरिकता इस देश का सामान्य अधिकार नहीं बचा, वो एक प्रिविलेज है जो कि आपको तब दिया जाएगा जब आप साबित कर दें कि आप नागरिक हो। तो इसका नतीजा क्या होगा अगर इसे बिल्कुल ईमानदारी से भी लागू किया जाए, इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर चुनाव आयोग ने निकाला है, ईमानदारी से भी लागू किया जाए, तो कम से कम कुछ लाख या शायद करोड़ से अधिक लोग बिहार में वोटर के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, इसलिए कि उसमें दसियों लाख तो वो होंगे जो कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और करोड़ से ज़्यादा वो होंगे जो अप्लाई भले ही कर दें, उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है। और इसलिए हमारा एतराज है कि ये जो स्कीम है, सिर्फ ये एतराज 3 तरह के लोगों के हैं। एक, कई लोगों का एतराज है, मेरा भी एतराज है कि भाई आप 1 महीने में सारा काम कैसे कर लोगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसे 25 जून को चुनाव आयोग ने शुरू किया और कहा है 25 जुलाई तक यदि आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, जिसका फॉर्म नहीं आया उसका नाम तो ड्राफ्ट लिस्ट में ही नहीं आएगा, फिर बाकी आगे तो आप छोड़ ही दीजिए। तो पहली तो दिक्कत यह है कि आप 1 महीने में कैसे कर लेंगे, बारिश का मौसम है, वैसे भी बिहार में जाति जनगणना करने में आपको इतना समय लगा, तो आप क्या कर लेंगे। दूसरा ऐतराज ये है कि आप जिस तरह के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट किसके पास होंगे। तीसरा और मूलभूत ऐतराज ये है कि आप ये ओनर्स ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, ओनर्स सिटीजन पे कैसे डाल सकते हो। तो इस सब के चलते हम इसे वोट बंदी कहते हैं कि ये लोगों से, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। इससे 1 आदमी का वोट जाए या 10 लाख का जाए या 1 करोड़ का जाए, ऐतराज लायक चीज तो ये है। जी, आप ओनर्स ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने कई लाख BLOs को लगा दिया है, BLAs को लगा दिया है, हम 97% फॉर्म, 97.5% फॉर्म हम बांट चुके हैं अब तक। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बहुत तत्परता के साथ काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि हर एक व्यक्ति तक ये फॉर्म भी पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति तक वोट देने का अधिकार भी पहुंच जाए। क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं जो कहा जा रहा है? तो ये व्यवहारिक सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल से हम पहले शुरू कर लेते हैं, फिर हम गहरे सवालों पे जाएंगे। चुनाव आयोग अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना काम कर रहा होगा। समस्या ये है कि जिस तरह के टाइमलाइन उन्होंने रखे हैं उनमें वो तो क्या ऊपर वाला उतर के आ जाए, वो नहीं कर सकता ये काम। आप भी बिहार जानते होंगे, बिहार, जो भी व्यक्ति बिहार गया है, वहाँ की स्थिति से परिचित है, वो जानता है जब बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ, कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, कास्ट सर्वे जिसे बिहार सरकार कहती है, वो कर, और उसमें किसी से ना तो कोई फॉर्म भरवाया गया था, ना किसी से डॉक्यूमेंट मांगा गया था, घर घर जाके सूचना इकट्ठी की गई थी। 5 महीने लगे थे बिहार सरकार को ये काम करने में। अब आप 1 महीने में फॉर्म दे भी देंगे, फॉर्म ले भी लेंगे और उसको अपलोड भी कर देंगे, ये बिहार में संभव नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों संभव नहीं है भाई, ये तो 97% तो हो गया। मैं आपको इस वक्त चैलेंज करता हूं, आज कितने दिन हो गए इसको शुरू हुए, एक्सरसाइज को शुरू हुए, 25 तारीख को शुरू हुई थी, समझिए 15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे हम बैठे हैं। आज सुबह मेरी पटना में बात हुई लोगों से और मेरे साथियों ने बताया कि आज सुबह कुछ लोग फॉर्म लेके उनके घर आए थे और वो फॉर्म गलत फॉर्म है। यानी कि चुनाव आयोग ने अपने इसके अंदर डायरेक्शंस में कहा है कि एक विशेष तरह का फॉर्म आपको दिया जाएगा। ये है फॉर्म, जिस फॉर्म में आपका नाम पहले से छपा हुआ होगा, आपकी पुरानी फोटो जो वोटर लिस्ट वाली वो भी छपी हुई होगी। अच्छा, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा अब आप अपनी नई फोटो इसके साथ चिपका लो। आज सुबह जो पटना में फॉर्म दिया गया है उसमें ना नाम है ना फोटो है। ये फॉर्म जो आप और मैं भी छपवा सकते हैं, वो फॉर्म आज सुबह पटना में बांटा जा रहा है और BLO नहीं है, नगर निगम के कर्मचारी बांट रहे हैं। आज सुबह की बात कर रहा हूँ। तो मतलब फॉर्म्स के नाम पर भी क्या कोई
फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस पे बिल्कुल, इस पे YouTube में रिपोर्टर्स आ रही हैं। तो हमने, क्योंकि 4-5 दिन पहले लग रहा था कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, चुनाव आयोग हर दिन कह रहा था अब हम 40 पे पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए, 70 पे पहुंच गए इत्यादि। हमें लग रहा था ये तो कुछ गड़बड़ है। 5 जुलाई तक चुनाव आयोग ने कह दिया था हमने 94% लोगों को फॉर्म दे दिए हैं। अच्छा। हम लोगों से फोन कर रहे थे, किसी गांव से खबर नहीं आ रही थी कि मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 3 दिन का सर्वे किया। कोई बहुत साइंटिफिक सर्वे नहीं था। हमने अपने साथियों को एक फॉर्म बना के दिया और कहा कि तुम घर घर जाके चेक करो। तो हमें 700 लोगों की सूचना मिल पाई। क्या पता लगा, सिर्फ 41% घरों में लोग गए थे जो BLOs भेजे 5, 6 और 7 जुलाई का हमने सर्वे किया है। केवल 41% घर थे जिसमें किसी ने कहा कि हाँ कोई BLO, या कोई BLO को लोग पहचानते नहीं है, कोई सरकारी आदमी आया था हमारे घर में, हमें फॉर्म दे के गया है। और फॉर्म हर मेंबर का नहीं मिला, तो क्योंकि आपके घर में यही 5 लोग हैं, 5 अलग अलग तरह के फॉर्म मिलेंगे, 5 फोटो उसमें होंगी। किसी को 2 का दिया, किसी को 4 का दिया, किसी को 1 का दिया। तो कुल 36% वोटर को मिला था, 41% घरों में मिला था। ये 7 जुलाई तक की बात है, जबकि 5 जुलाई को चुनाव आयोग ने कह दिया था कि 94% घरों में पहुंच गया है। इसकी हकीकत क्या है, ये बातें मीडिया में आती नहीं है कि चुनाव आयोग ने 24 तारीख को यहां से हुक्मनामा जारी कर दिया कि कल सुबह से बिहार में शुरू हो जाएगा। बिहार में किसी को पता नहीं था 24 तारीख की शाम को कि ये मतलब गाज गिरने वाली है। और यहाँ दिल्ली में बैठे बाबुओं ने घोषित कर दिया कि कल सुबह से बिहार में होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, कल सुबह फिर उन्होंने कहा भैया ये फॉर्म, पता लगा फॉर्म तो इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म है, हर एक का अलग अलग फॉर्म छपवाना है। तो सब सरकार क्या करती है, टेंडर देती है। क्योंकि किसी चुनाव आयोग के पास ऐसा प्रिंटर नहीं है जो कि 8 करोड़ इंडिविजुअल फॉर्म, वो भी 2-2 कॉपी हर एक की, 18 करोड़ फॉर्म ऐसे छाप दे। प्रिंटर से आपको निकालने पड़ेंगे, ये कोई छापा खाने में नहीं जा सकते आप, ऐसा तो कोई है नहीं। तो सरकार ने टेंडर दिया। टेंडर दे के किसी को कहा कि तुम सीतामढ़ी के सारे वोटों को प्रिंट करो। अब वो बंदे ने टेंडर तो ले लिया, लेकिन इतना बड़ा प्रिंटर उसके पास भी नहीं है, वो कैसे करेगा। तो उसने किसी को मेरठ में फ़ोन किया, अरे भाई मिल गया है टेंडर, ऐसा कर 50,000 तू छाप दे। फिर किसी को बॉम्बे में फ़ोन किया कि तू करके और ट्रक से भेज लोगों को। तो पहले 1 हफ्ते तक तो इनके फॉर्म छपे ही नहीं थे। और ये दावा कर रहे थे कि लोग, और आपके यहाँ पे फोटो आ रही थी अखबारों में कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसे शुरू हो गई, DM साहब के ऑफिस के अंदर प्रिंटर से 10 फॉर्म प्रिंट कर लिए और भेजा BLO को कि जाओ फोटो खिंचवा के आओ। फोटो खिंचवा दी उसने, तो शुरू हो गया टोटल कागजी काम। इसके लिए क्या मैं DM को दोष देता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं BLO को दोष देता हूँ? बिल्कुल नहीं। वो बेचारा क्या करे, ये BLO कौन है? बेचारा सरकारी स्कूल का टीचर है जिसके ऊपर सर पे गाज पड़ गई है। ये सारा जो दिल्ली में बैठ के तुगलकी फरमान बनाते हैं, उन लोगों की समस्या है। आपने बना दिया, अब तो आदमी क्या करेगा, थोड़ा बहुत झूठ फूट बोलेगा। तो ये जो सारे आंकड़े दिए जा रहे हैं, 97%, 98% लोगों ने वो कर दिया कि घर फॉर्म पहुंच गया, घर नहीं पहुंचा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ है कि वो टेंडर वाले ने प्रिंट करके उसका जो है बॉक्स वो चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचा दिया। चुनाव आयोग ने कर लिया, चलो सीतामढ़ी के फॉर्म आ गए, चलो लिखो 100% हो गया सीतामढ़ी। घर पे नहीं पहुंचे हैं अभी, चुनाव आयोग के गोदाम से निकले हैं शायद ये सिर्फ। तो कैसे इन्हें जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना, मतलब इनको लिस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे इतने बड़े, अगर झूठ हम दूसरे पक्ष पे आते हैं। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कल की तारीख तक कि 2/3 लोगों ने फॉर्म भर के वापस भी दे दिए। हाँ जी, ये भी बोल रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है। आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो आई थी वो पढ़ लीजिए। क्या हो रहा है, BLO कौन होता है? सरकारी स्कूल का अध्यापक होता है या आंगनवाड़ी की महिला होती है, उस स्थानीय इलाके का कोई व्यक्ति होता है। तो उसके पास पुरानी वोटर लिस्ट पड़ी है, वोटर लिस्ट में सब चीज़ें हैं। अगर आपको कायदे से फॉर्म भरवाना होता तो आपको क्या करना होता, घर में जाके फॉर्म दिया। नियम जो चुनाव आयोग ने यहाँ पे जो गाइडलाइंस लिखी हैं, गाइडलाइन के हिसाब से आप वोटर हैं, मैं BLO हूँ, मैं आपके घर आऊँगा, आपको एक फॉर्म दूंगा जिसमें आपका नाम मुकुल सिंह पूरा लिखा होगा, फोटो लगी होगी, 2 कॉपी दूंगा, आप दोनों को भरेंगे। 1 कॉपी आप मुझे वापस कर देंगे और 1 पे मैं सिग्नेचर करके आपको पावती दे दूंगा, रिसीट दे दूंगा। ये सरकारी प्रक्रिया है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है क्योंकि ये करने के लिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा, फोटो आपका लगवाना पड़ेगा, फिर आप सारे डॉक्यूमेंट नथी करेंगे। चुनाव आयोग को ये 30 तारीख तक समझ आ गया कि बाबू ये काम तो होगा नहीं। फोन आ गया होगा, सर ये क्या काम आपने दे दिया है, एवरेस्ट के ऊपर हमें चढ़ा रहे हैं अगले 2.5 घंटे के अंदर, ये तो होगा नहीं।
फिर चुनाव आयोग ने कहा ठीक है आप ऐसा कीजिए, डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। फिर हल्के से इशारा किया कि फोटो की भी जरूरत नहीं है। ये सब चुनाव आयोग ने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देके कहा है कि अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट आप अगले महीने अटैच कर देना जब जांच होगी। फिर बताया गया कि अगर फोटो भी नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए असली खेल, अगर मुझे फोटो नहीं लगाना और डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, फिर मुझे आपके घर जाने की जरूरत ही क्या है? सही बात। मैं बीएलओ हूं, मैं आंगनबाड़ी का वर्कर हूं, मेरे पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, आपका आधार का नंबर भी मेरे पास लिखा हुआ है रजिस्टर के अंदर। मैंने घर पे बैठा, मुकुल सिंह जी का पूरा बनाया, सब कुछ किया, और हस्ताक्षर इस देश में क्या होते हैं, लगाया, फोटो नहीं है, लो जी मुकुल जी का फॉर्म भर गया। मुकुल जी को पता भी नहीं, उनके घर कोई आया नहीं, आपका फॉर्म डिपॉजिट हो गया। लेकिन फिर ये प्रक्रिया तो वैसे भी नल एंड वॉइड है, फिर तो ये कराने की जरूरत ही नहीं है। इससे दुरुस्त क्या हुआ? मैं यही तो पूछ रहा हूं, इससे क्या हुआ भाई? क्या मिला आपको ये सब करवाने से? आपने यहां से तुगलकी फरमान इशू कर दिया, पता लगा कि ये तो हो नहीं सकता। अब ईमानदारी से कहना ही चाहिए था कि भाई गलती हो गई, नहीं हो सकता, 6 महीने में करेंगे, 1 साल लगेगा करने में। वो हम कह नहीं सकते क्योंकि इस देश में आईएएस अफसर का रुतबा थोड़ा ऊंचा होता है, और आईएएस और वो भी इलेक्शन कमिश्नर बन गया हो, फिर मामला कुछ दिक्कत हो जाती है, तो अब उसको वापस ले नहीं सकते। तो अब इस तरह के काम हो रहे हैं। देखिए, इसीलिए नोटबंदी और वोटबंदी में यही सामने, आपको याद है नोटबंदी में क्या होता था? हर सेकंड दिन नया सर्कुलर आया करता था कि नहीं ये नहीं, अब नियम ये बदल गया, नहीं ये आपकी सुविधा के लिए ये कर दिया गया है, अब वो भी मान्य होगा, अब ये भी होगा। बिल्कुल वही खेल इस वक्त हो रहा है। कागज में आंकड़े बढ़े हैं, कल शाम तक 67% था, और मैं कल ही किसी दोस्त से कह रहा था कि भैया 2-4 दिन में 110% करने वाले हैं, 100 पे भी नहीं रुकेंगे। जिस स्पीड से चल रहे हैं मामला 100 पे भी नहीं रुकेगा। आप कागज पे कुछ भी कर दीजिए, आप 200% कर दीजिए। तो और हो क्या रहा है, पुराने जो कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी थी उसको करके बिना किसी उसके दिया जा रहा है। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि चुनाव आयोग एक गांव के, किसी अपनी पसंद के गांव के चुनाव आयोग सारे फॉर्म अपलोड कर दे और हमें चेक करने दे, हम बता देंगे उसमें फर्जीवाड़ा है। मतलब कहीं आप चले जाइए बिहार में, हमारे तो इतने साथी गए हैं और सारे फोन कर रहे हैं, सर ये कहाँ से 67% हो रहा है, हमने तो सर्वे किया, हमें तो एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा मैंने फॉर्म डिपॉजिट कर दिया अभी तक, है ना, और यहाँ 67% हो गया है। तो ये सब तो ये मगर ये व्यवहारिक पक्ष है कि ये व्यवहारिक रूप से जो हो रहा है जमीन पे फर्जीवाड़ा। अब सरकारी सिस्टम है, अगर आप इस तरह की असंभव बातें उन्हें कहेंगे तो नीचे वाला भी अपना तरीका निकाल ही लेगा। तो वही हो रहा है। आपने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी होगी, वो इंडियन एक्सप्रेस ने एक बीएलओ के साथ 24 घंटे बिताए। अब वो बेचारा बीएलओ कह रहा है साहब 1200 लोग हैं मेरे यहाँ पे, अब तक मैंने सिर्फ 150 फॉर्म अपलोड किए हैं, 150 लोगों का फॉर्म मैं भर पाया हूँ और अपलोड मैं सिर्फ 30 कर पाया हूँ। लेकिन ऊपर से फ़ोन आ रहा है कि तुम फटाफट अपलोड करो। तो वो अपलोड करने की कोशिश की, फ़ोन से बेचारा कर रहा है। आप सोचो उसकी परिस्थिति। अब बिहार के गांव में कोई टीचर है जो अपने पुराने फ़ोन को कर करके उसकी फ़ोटो ले लेके उसका ऐप करके उसमें अपलोड कर रहा है, इंटरनेट उसका ठीक नहीं है तो वो कर रहा है। फिर अगले दिन वो गांव में जाता है तो ऊपर से फ़ोन आता है, अरे तुम गांव में जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सीधा आओ अपलोड करो। मतलब क्या, फर्जीवाड़े से करो और करो, संख्या बढ़ाओ। तो दुर्भाग्यवश ये हो रहा है जिससे अभी 1 महीने में तो कुछ भी नहीं, आंकड़े भर जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। असली खेल अगले महीने शुरू होगा, 25 तारीख के बाद, जब वोटर से कहा जाएगा कि ठीक है तुम्हारा फॉर्म तो आ गया, तुमने भले ही साइन नहीं किया था, हमारे पास आ गया, अब तुम अपनी फ़ोटो लगाओ और तुम अपने दस्तावेज लगाओ। क्योंकि दस्तावेज की रिक्वायरमेंट अभी नहीं बदली है, सिर्फ आपको ये छूट दे दी गई है कि आप 25 जुलाई तक अभी आपको दस्तावेज डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब बाद में दस्तावेज मांगे जाएंगे तो कितने लोग दस्तावेज दे पाएंगे? सवाल है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि 2003 की लिस्ट में जिनका नाम था, जिन्हें छूट मिल जाएगी, उन्हें कोई खास दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और अगर खास तौर पे उसी गांव में है तो वो जीरोक्स लिस्ट आसानी से, क्योंकि चुनाव आयोग ने 2003 की लिस्ट अवेलेबल करवा दी है, तो आप आसानी से वो कर पाएंगे। मगर ऐसे लोग कितने हैं?
चुनाव आयोग कहता है कि बिहार में अंदाजन 8 करोड़ के करीब लोग हैं एग्जैक्टली। जब ये अभी वोटर लिस्ट बनी थी कुछ महीना पहले तो 7 करोड़ 90 लाख लोग थे। चुनाव आयोग कहता है चिंता की बात नहीं, इनमें से 4 करोड़ 96 लाख तो वो हैं जो कि 2003 की लिस्ट में थे। मैं कहता हूं 1 मिनट जरा हिसाब दोबारा करना भाई अपना। नहीं, ऐसी चीज कर रहे हैं, अगर आप कक्षा 8 में ये करेंगे ना तो आपका टीचर बेंच पे खड़ा कर देगा आपको। तर्क इनका क्या है कि सन 2003 में बिहार में टोटल 4 करोड़ 96 लाख वोटर थे, इसलिए आज भी 4 करोड़ 96 लाख वोटर आज भी बिहार की लिस्ट में है। आप कहोगे भाई साहब वो उनमें कोई मरा नहीं अब तक 22 साल में, कोई बिहार छोड़ के नहीं गया, किसी ने घर नहीं चेंज किया, इतना भी आपने हिसाब नहीं लगाया। एक देश की संवैधानिक संस्था है, आप देश में लिख के आंकड़े दे रहे हो, भाई ऐसा काम तो ना करो जो कि कक्षा 8 का बच्चा नहीं करेगा। तो हमने बैठ के फिर क्योंकि चुनाव आयोग ने हिसाब नहीं लगाया, हमने हिसाब लगाया। बिहार में डेथ एंड बर्थ के जो आंकड़े आते हैं तो पता लगा कोई 1 करोड़ 10 लाख लोगों की तो डेथ हुई होगी, नॉर्मल, कोई विशेष नहीं हुआ है, नॉर्मल डेथ का फिगर्स हैं। तो इस 496 में से 1 करोड़ 10 लाख तो वो कम हो गए। फिर माइग्रेशन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, परमानेंट माइग्रेशन, उसका अनुमान है कि 70 लाख के करीब हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोग अपना रिटेन कर लेते हैं, माइग्रेट करने के बाद भी अपना वोट रिटेन कर लेते हैं, वो सब देखते हुए वो हुआ होगा। तो हमारा अनुमान ये है कि 3 करोड़ 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये बाईपास शॉर्टकट मिल जाएगा। 4 करोड़ 96 लाख नहीं है। और चुनाव आयोग क्यों इस तरह का झूठ बोलता है मुझे समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कोई पकड़ेगा नहीं इस चीज़ को। मतलब जो मैंने कल परसों लेख में लिखा है, क्या बिहार के लोग बुड़बक हैं क्या? ये बिहारी शब्द है बहुत, जी जी, है ना। तो ऐसे बुड़बक तो नहीं है कि इतना नहीं समझेंगे कि आप बिल्कुल बता रहे हो। तो 3 करोड़ 15 लाख लोग ऐसे हैं, 15 लाख 20 लाख हो सकते हैं, 3-25 हो सकते हैं, या हो सकता है 3 करोड़ 5 लाख हो। अभी हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। वो लड़कियां जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2003 में था, लेकिन तब वो 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की थी, शादी हो गई, ससुराल में आ गई, अब वहां का कैसे लेके आए, उनका भी हमने हिसाब नहीं लगा नहीं सकते। तो मान लीजिए कि वो है। बहरहाल 496 तो नहीं है, 496 तो हो ही नहीं सकते। तो मोटे तौर पे बिहार के 8 करोड़ में से कोई 3 करोड़ के करीब कोई बाईपास मिल जाएगा और अंदाजन 5 करोड़ को प्रूव करना पड़ेगा। अब उनसे क्या सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं? इस महीने का काम तो हो गया, ये मैंने आपको बताया क्या हो रहा है। अगले महीने जो होगा वो ये होगा कि आपसे कहा जाए, इन 5 करोड़ लोगों से कहा जाए, इन 3 करोड़ लोगों से कहा जाएगा कि भाई आपका फॉर्म तो आ गया है, वो तो BLO साहब ने घर बैठ के भर दिया है। उनसे कहा जाएगा फोटो चिपका दो। फोटो आमतौर पे लगा देंगे ज़्यादातर लोग, उसमें भी 5-7% रह जाएंगे। भाई माँ है, गांव में रहती है, लड़का पंजाब में है, उसका फोटो माँ कहाँ से लेके आएगी? तो खैर लड़का वहाँ से फोटो वोटो लेके कुछ व्हाट्सएप पे पड़ोसी के घर भेज देगा, पड़ोसी का लड़का जाएगा कहीं पे जाके प्रिंट करवा के ले आएगा इत्यादि। मान लीजिए ये काम हो जाएगा तो उसका तो चलिए हो गया। लेकिन जो बाकी बच गए 5 करोड़, इन 5 करोड़ से कहा जाएगा कि आप प्रमाण पत्र लाइए। अब प्रमाण पत्र कौन से हैं? सारा खेल इसी में है जी, कि प्रमाण पत्र कौन से मांगते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है 11 में से कोई भी एक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो 11 कौन से हैं? असली खेल ये है, वो 11 वो चीजें हैं जो सामान्य लोगों के पास होती ही नहीं है। ये चुनाव आयोग की दी गई अपनी लिस्ट है, ये 11 की लिस्ट चुनाव आयोग ने दी है। लिस्ट के ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है। ये कहा है कि ये इंडिकेटिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ये एक लिस्ट है जी, इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब ये लिस्ट आपको इशारा देती है कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कोई हम मान लें। भाई साहब बता दो ना कौन सा मान लोगे आप? नहीं, वो मतलब एक मैं आपको कहूं कि आप बिल्डिंग के अंदर आइए, मैं आपको इनवाइट कर लूं और कहूं कि बिल्डिंग में आने के लिए आपको कुछ कागज लेके आने पड़ेंगे। क्या कागज भाई साहब? तो कहेंगे यहाँ ये 5-7 ले आइए, बाकी देख लेंगे। ओपन एंडेड, क्या देख लेंगे? तो ये 11 की लिस्ट है। अब ये 11 की लिस्ट आप देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। पहला कहता है सरकारी नौकरी का आइडेंटिटी कार्ड। बिहार में कितने सरकारी नौकर होंगे जिनके पास सरकारी नौकरी हो, या पेंशन वाला आइडेंटिटी कार्ड? हमने चेक किया, पूरे पेंशनर सबको मिला लो, किसी भी सरकारी, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की, पब्लिक सेक्टर यूनिट में
मैक्सिमम 3% लोग आते हैं। वैसे तो सिर्फ 20 लाख इस टाइम की नौकरी में है, सबको मिला लीजिए आप करके, नए पुराने पेंशन कर करा के 3% लोगों का है। दूसरा है साहब, ऐसा आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट जो कि भारत सरकार ने इशू किया हो, जो कि बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस हो, LIC, PUC किसी का भी हो, आपकी आंख होगी, ठीक है भाई, जो कि 1987 से पहले इशू हुआ हो। किसी के घर देखा है आपने 1987 से पहले? अगर कोई आर्काइव भी अपने घर में रखता हो या फोटो एल्बम बना के रखता हो तो बेचारे ने रखा होगा। 87 से पहले वाला फॉर्म आपका चाहिए, तो किसी के पास नहीं होगा, ये तो कोई आर्काइविस्ट के पास ही मिलेगा। तीसरा कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब बर्थ सर्टिफिकेट का खेल ये है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सरकार के अपने खाते में सरकार लिखती है, जो जन्म, खासतौर पे जो अस्पताल में जन्म होते हैं उसका सरकार रख रखती है, डेटा होता है। लेकिन आप सर्टिफिकेट लेके घर पे आए, वो किन लोगों से पूछा जा रहा है? जिनका जन्म 2007 से पहले हुआ, क्योंकि उसके बाद वालों तो एलिजिबल ही नहीं है। कितने लोगों के पास है? फॉर्चुनेटली भारत सरकार इसका भी आंकड़ा रखती है। भारत सरकार के आंकड़े का सिस्टम बहुत अच्छा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसने बिहार में 2001 से 5 के बीच में लोगों से पूछा, आपके घर में इस बच्चे का, जितने इसका बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? घर में किसी का भी, बुजुर्ग का है, जितने भी घर के लोग हैं, किसका बर्थ सर्टिफिकेट है? टोटल पता लगा 2.8% लोगों के पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, सच बात ये आप मेरे से पूछो, मैं टीचर, पेरेंट्स से मेरे दोनों पढ़े लिखे बहुत, सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा कि यार ये चीज़ें तो मेरे पास नहीं है ना। तो 2.8% लोगों के पास है। लोग आपको झूठे आंकड़े बताएंगे, रजिस्ट्रेशन इतना होता है इत्यादि। मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो। अगला है पासपोर्ट। कितने लोग बिहार के पासपोर्ट रखते चलते हैं? ये जो बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं, कोई गार्ड बनता है, कोई रिक्शा चलाता है, पूछिए उनसे कितने पासपोर्टधारी हैं। बिहार में टोटल 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है। अगर सब पुराने लोग, इनमें से कईयों की डेथ भी हो गई होगी, टोटल पासपोर्ट इशूड जो है वो इतने हैं, मतलब नहीं है ना। फिर ये कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट कौन लेता है? वो लेता है जिसको कहीं सरकारी नौकरी लेनी हो और वो कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट लेके आओ, तब वो भागता है तहसीलदार के साथ कि मेरे को जरा दे दो ना सर्टिफिकेट, है ना। ये मिल सकता है, ये बिहार के तमाम लोगों को मिल सकता है। डोमिसाइल, हाँ, ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है, मगर उससे अगर आप लेने जाएंगे तो वो क्या कहेगा? आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, एप्लीकेशन भर दो तो आपको मिल जाएगा। मजे की बात यह कि जिस बेसिस पे आपको मिलेगा वो आधार कार्ड मान्य नहीं है। आधार कार्ड दिखा के आपको डोमिसाइल मिल जाएगा, डोमिसाइल मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। डोमिसाइल बिहार में लोग नहीं रखते थे, जरूरत नहीं थी, पर अब आपने देखा होगा, आज ही खबर है, हर जिले में लाखों एप्लीकेशन आ गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ले दे के एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, था नहीं किसी के पास। फिर देखिए बाकी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट किसे मिलता है? उस आदिवासी को जो कि फॉरेस्ट में रहता है, जिसने अप्लाई किया हो फॉरेस्ट राइट के पट्टे के लिए। अच्छा। भारत सरकार के 2009 के कानून में बिहार में कितने आदिवासी हैं? 1.3%। उनमें से कितनों ने अप्लाई किया है? पता लगा है आज तक 913 लोगों की एप्लीकेशन स्वीकार हुई है। 913, 8 करोड़ के बिहार में, जिसको एक सर्टिफिकेट बता रहे हैं ये लोग। फिर कहते हैं OBC SC ST सर्टिफिकेट, एनी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कौन लेता है? जिसको नौकरी चाहिए। कितने लोगों ने लिया? इसका भी सर्वे है बिहार में कि SC में 20% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC में 18% के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और ST का आंकड़ा नहीं है हमारे पास। नहीं, ST में 38% के पास है, लेकिन ST है ही बिहार में बिल्कुल नाम के लिए, और जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट इशू ही नहीं हो सकता। कुल मिला के बिहार में 16% बने। ठीक है, ये हो गया। फिर कहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये बिहार पे लागू ही नहीं होता, केवल असम का मामला। NRC। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट अथॉरिटी, वंशावली जिसको कहा जाता है, वो मिलती नहीं है। फिर है एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जमीन का सर्टिफिकेट नहीं, आपको
आपने इंदिरा आवास योजना में घर बनवा लिया, वो भी नहीं, क्योंकि वो तो आपकी अपनी जमीन पे आपने बनाया। अगर सरकार ने, जैसे दलितों के लिए सरकार पट्टा देती थी ना जमीन का, लैंड अलॉटमेंट होती थी, लैंड या घर सरकार ने आपको अलॉट किया है, तब आपको मिलेगा। एक उसमें बच गया जिसका मैंने जिक्र नहीं किया था, वो है नंबर 5 पे जो सबसे ज्यादा है, वो है मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट, कि आपने 10वीं पास की है। उसमें आपके सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है, आपकी जन्म की तिथि लिखी होती है। तो ये काफी लोगों के पास है। यही एकमात्र चीज है इस 11 में से जो कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। कितनी उपलब्ध है, इस पे हमने रिसर्च की कि बिहार में कितने लोग हैं जो सन 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुए थे, उनमें से कितने लोगों ने मैट्रिकुलेशन किया। बहुत रिसर्च करनी पड़ी कि हमने बैठ के 2011 के आंकड़े निकाले, फिर उसके बाद बिहार बोर्ड के हर साल का आंकड़ा देखा, सब कुछ किया। हमारा अनुमान है कोई 40 से 45% लोगों के पास ये है। अब आप कहेंगे तो काफी अच्छा आंकड़ा है। याद रखिए, आप एक ऐसी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जिसमें 100% लोग कवर होने हैं। तो अब मैं अगर ये लिस्ट बनाता हूं, दिल्ली में बैठ के मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, आप बिहार में वोटर लिस्ट में हो जाइए, इन 11 में से कोई भी एक प्रमाण पत्र ले आइए, तो मिनिमम मेरे माइंड में क्या चीज होनी चाहिए कि भाई बिहार के हर व्यक्ति के पास इसमें से 1-2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए मिलेंगे कि नहीं, इसकी हमने जांच करके देख ली। 60% बैठ रहा है। नहीं, क्यूमुलेटिव नहीं कीजिए आप इसे, इसलिए तो होंगे जो सब खांचों में आ जा रहे होंगे, क्योंकि जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट ले रहा है, उसने मैट्रिक किया ही होगा, वही पासपोर्ट वाले ने भी मैट्रिक किया होगा, तो ये सारे बेसिकली मैट्रिक के अंदर समा जाएंगे। 2-4 इसमें से एक्स्ट्रा इससे आ जाएंगे, तो आप समझिए मैक्सिमम 50%। हमने जब एक्चुअल रिसर्च किया तो हमें पता लगा सिर्फ 40% लोगों के पास, इस उम्र के जो लोग हैं जिन्हें देना है, उनमें से केवल 40% के पास था, 60% के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इस देश का चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर बनने के लिए तुम्हें वो सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे जो मैं जानता हूं कि तुम 100 में से 60 लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब आप सोचिए। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम 100 में से 60 बाहर रहो, लिस्ट से बाहर रहो। जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ ECI बोल रहा है, वो कह रहा है कि हम इसको सिस्टमैटिकली ये कर देंगे कि अगर जो लोग नए ऐड हुए हैं उनको ऐड कर देंगे, और हटाने वाले लोगों की भी बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि देश के हैं नहीं, नागरिक नहीं हैं, रोहिंग्याज हैं, वो आ गए हैं, उनको लगातार लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। तो इस पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से? पहला ये है कि भाई डुप्लीकेशन ऑफ वोटर को हम बंद कर देंगे। वही व्यक्ति है, छपरा ने भी वोट बनवा रखा है और उसी ने वहां दिल्ली में भी वोट बनवा रखा है। मेरा सवाल ये है कि आप कैसे इससे बंद कर देंगे? बीमारी है, बिल्कुल सही बात है, इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, लेकिन इस दवा से तो नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरे को वो मैट्रिक सर्टिफिकेट देना है तो मैं उस मैट्रिक सर्टिफिकेट का एक कॉपी छपरा में जमा करवाऊंगा, दूसरा दिल्ली में जमा करवा दूंगा। आपकी इस एक्सरसाइज में क्या है जिससे आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति ने अपना नाम 2 जगह किया है? इसका इलाज केवल, इस बीमारी का इलाज दूसरा है, और इलाज ये है कि आपके एपिक कार्ड के नंबर को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। और ये मैं नहीं बता रहा इलाज, ये इलेक्शन कमीशन ने 2.5 साल पहले इलाज ढूंढा हुआ है इस बीमारी का, और अब इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है। इसका SIR से कोई मतलब नहीं है। इस बीमारी का इलाज, और भी बीमारी है, इलाज इसका होना चाहिए। इस बीमारी को इलाज करने के लिए आपको नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटेंसिव संशोधन की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको आधार से लिंक करने की जरूरत है, जो 1 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इसका SIR से कोई संबंध नहीं है, और बहुत दुख की बात है कि चुनाव आयोग इस तरह के बिल्कुल कुतर्क पेश कर रहा है। दूसरा है रोहिंग्या, बांग्लादेशी और ये सब। मैं बड़ा हंसी मेरे को आती है, वो हिंदी में कहावत है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। मैं समझता हूँ इस देश में काफी लोग हैं जिनको अब हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है, हर तरफ इस्लाम नजर आता है। भाई, बिहार के नक्शे को देख लो, बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं मिलता, बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगता है। बिहार में यदि कुछ लोग आए हैं बाहर से, तो बांग्लादेशी तो पता नहीं कितने आए होंगे, हो सकता है 1000, 2000, 5000 आ गए हों,
लेकिन दसियों लाखों नेपाल से लोग आते हैं बांग्लादेश से, बिहार में। उन्हें भारत में रहने का अधिकार है क्योंकि हमारी ट्रीटी है। भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है उन्हें। तो उसके बारे में क्या करें? उस पर किसी की निगाह नहीं जाती। कैसी देश की स्थिति आ गई है आप सोचो, जहां इतना लंबा बॉर्डर है उस पर कोई चर्चा नहीं, जहां बॉर्डर नहीं है उस पर सारी चर्चा है, क्योंकि सबको हरा ही हरा नजर आता है। आजकल सब सावन के अंधे घूम रहे हैं देश में। अब उस पर क्या होना चाहिए? क्या इससे समाधान हो जाएगा? मेरा इसमें मानना यह है, नंबर एक, बिल्कुल अगर देश की, बिहार की या देश की किसी भी वोटर लिस्ट में कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है, बिल्कुल आप उसका पता कीजिए, उसका नाम हटाइए। वो करने के लिए आपको फ्रेश वोटर लिस्ट लिखने की क्या जरूरत है? आप लिस्ट में संशोधन कीजिए। जैसे मैंने कहा, एक स्पेशल रिवीजन है। आपको लगता है कि बिहार के इन 3 तहसील के अंदर, मुझे शक है कि काफी लोग बाहर से आ गए हैं, आप उस 3 तहसील का स्पेशल रिवीजन करवा दीजिए, देख लीजिए कि वहां कितने हैं, है ना। और आप सेलेक्टिवली लोगों से ये भी कह सकते हो कि आपके बारे में शक है, आप नागरिकता का प्रमाण पत्र लेके आइए। वो ठीक है, समझा जा सकता है। इसके लिए 8 करोड़ बिहार के लोगों को आपने लाइन में लगा दिया, इसका तो कोई तुक नहीं है ना। ये बिल्कुल नोटबंदी वाला खेल है कि फर्जी नोट हैं, फर्जी नोट को पकड़ लो यार, फर्जी नोट की फैक्ट्री पे हमला कर दो। आपको लगता है कि किसी खास तहसील में फर्जी नोट ज्यादा चल रहे हैं, उसके सारे बैंकों को 5 दिन के लिए रोक दो। पूरे देश को तमिलनाडु वाले को लाइन में क्यों लगा रखा है? तो मेरा ये मानना है कि इससे आपकी फर्जी वोटर की समस्या, डुप्लीकेट वोटर की समस्या नहीं सुलझेगी, और इससे जो विदेशी वाली समस्या है वो भी नहीं सुलझेगी। वैसे एक चीज और आप जान लीजिए, जब कोई सचमुच का विदेश से आता है, और मतलब जो सचमुच इलीगल माइग्रेंट होता है, वो पहला काम क्या करता है? वो कागज जुटाता है। तो ये जो बेचारा लीगल है वो अपने देश में है, वो कभी कागज नहीं जुटाता। तो जो पकड़ा जाना चाहिए वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसने अपने कागज का इंतजाम कर लिया होगा, और जिसे नहीं पकड़ा जाना चाहिए वो बेचारा फंसेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है कागज बनवाना, ये तो एक प्रैक्टिकल वो है। एग्जैक्टली। तो जो इलीगल माइग्रेंट है वो इस फंदे में नहीं फंसेगा। जो ये प्रोसीजर है, ये छलनी जो है, ये उन सबको पकड़ेगी जो बेगुनाह है, और वो सब जो कि स्मार्ट और वो है इलीगल है, वो इसमें से निकल जाए। आप बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो बिहार से शुरू किया जा रहा है। जो बहुत एक और सवाल चल रहा है कि अगले जो टारगेट्स हैं या जो अगली जगहों पर ये जाएगा, उसमें एक बंगाल में भी चुनाव है। बिल्कुल, आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरे देश में करना है, और बिल्कुल बंगाल में जाएगा, आसाम में जाएगा, जहाँ पे विदेशियों का सवाल है। बंगाल के जो बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ इलाके हैं, वहाँ विदेशी आप्रवासियों का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। और आसाम में तो बहुत बड़े स्केल पे है। मगर 2 चीज़ याद रखिए, बांग्लादेश से जो आप्रवासी आए हैं उनमें मेजॉरिटी हिंदू हैं। ये भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सावन के अंधे हरा ही हरा नजर आ रहा है इन सबको। जब आसाम में एनआरसी हुई, 19 लाख लोग ऐसे पकड़े गए जो कि, या कागज पे पकड़े गए, जो कि जिनके पास भारतीय होने के प्रमाण नहीं मिल सके। उस 19 लाख में से 12 लाख हिंदू थे। याद रख लीजिए ये है, क्योंकि स्वाभाविक है, बांग्लादेश से कौन भाग के आएगा? सताया हुआ हिंदू वहां से इधर आएगा, है ना। तो एक तो ये कि ये बांग्लादेशी का मतलब मुसलमान नहीं है ना। और दूसरा, आपने कुछ खास जिलों में ये सारा आप्रवास होता है, बहुत स्पेसिफिक इलाकों में होता है। आप उन इलाकों की जांच कर लीजिए, आपके पास पूरा अधिकार है। जैसा मैंने कहा, एक स्पेशल रिवीजन नामक पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, जिसका इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि हम इस 5 किलोमीटर के एरिया की सारी चीज़ों की जांच करेंगे। हम बांग्लादेश बॉर्डर के 1 किलोमीटर के भीतर जितने भी पोलिंग बूथ आते हैं सबकी जांच करेंगे, या कुछ भी आप कह सकते हैं। उसके लिए सारे देश को लाइन में खड़ा करके ये करने की क्या जरूरत है? टारगेटेड एक्सरसाइज होनी चाहिए। तर्क नहीं है, और इससे बीमारी तो है लेकिन इसका इलाज ये नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पिछले 5-7 साल से इस देश में बड़ा नया फैशन चला है। पहले हम दवाई खोजते हैं कि दवाई अच्छी है कि नहीं, फिर हम बीमारी खोजना शुरू करते हैं कि ये दवाई किस बीमारी में काम आएगी। नोटबंदी में यही हुआ था। नोटबंदी कमाल कर दिया, एकदम कमाल की वो है दवाई। अगले दिन बताया गया कि ये आपको
वोटर की ये नकली नोट की दवा है। तीसरे दिन बताया गया नहीं नहीं नहीं, ये आपको इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की दवा है। चौथे दिन कोई और कारण दिया गया। बिल्कुल यही वोटबंदी के साथ हो रहा है। रोज नित नए बीमारियां खोजी जा रही हैं कि दवाई तो है, ये दवाई तो लेनी पड़ेगी, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा इस दवाई से तुम्हारी कौन सी बीमारी ठीक होगी। दवाई तो मैंने ये कह के दी थी कि तुम्हारा इससे फेफड़े ठीक हो जाएंगे, फेफड़े तो खराब हो गए, लेकिन देखो ना तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी इससे, देखो ना तुम्हारा सर दर्द इससे ठीक हो जाएगा। ये जो चल रहा है यही नोटबंदी में हुआ, यही वन नेशन वन इलेक्शन में हो रहा है, और यही इस SIR में हो रहा है। तो यहाँ एक सवाल जो सबसे अहम मुझे लग रहा है कि इस पर जो विरोध है वो विपक्ष ही क्यों कर रहा है? मतलब वोटर अगर खत्म होगा तो ये कोई चिन्हित करके तो शायद नहीं किया जा रहा है, तो वोटर खत्म होगा तो दोनों पक्ष का खत्म होगा। एक तरफ कंप्लीट साइलेंस है, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पिटिशंस भी दाखिल हो रही हैं और शोर भी मच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये समझाइए। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि आजकल जैसा आप जानते हैं, चुनाव आयोग का निर्णय सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं होता। चुनाव आयोग फैसला लेता है, टीवी पे बीजेपी वाले उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। तो एक तो कहीं ऊपर से साठ गांठ है कहीं इस तरह की। दूसरा ये है कि दिल्ली में फैसला हुआ है, दिल्ली में बातचीत करके हुआ है, और बिहार वालों को बोल दिया गया है कि जरा चुप रहो। अखबारों में अब रिपोर्ट आने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता परेशान हैं और बीजेपी के सहयोगी, खासतौर पे जो पासवान जी वाली पार्टी है, ये लोग बेहद त्रस्त हैं कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन अभी तक खुल के बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऊपर से डर है, धीरे धीरे आएगा। लेकिन आपने कहा कि इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा सेफोलॉजी करनी पड़ेगी, जो मैं एक जमाने में किया करता था, कि बिहार में पिछले साल जो 2020 का चुनाव जो हुआ था, उसमें आपको ध्यान होगा दोनों पक्षों का वोट लगभग बराबर था। वोट में कोई फर्क नहीं था, वोट पर। तो वोट दोनों का शायद 39% था। अब आप उसे मैट्रिक और नॉन मैट्रिक में बांट लीजिए, क्योंकि असली खेल मैट्रिक का है। इसका असली सर्टिफिकेट इस 11 में से मैट्रिक है, जो कि लगभग सबको कवर कर लेगा। तो मोटे तौर पे डिवीजन ये हो जाएगा, जो मैट्रिक वाले हैं वो अंदर आ जाओ, जो मैट्रिक वाले नहीं है वो बाहर रह जाओ। तो मैंने वोटर में डिवीजन करके देखा कि अगर मैट्रिक वाले सारे वोट अंदर आ जाते, याद रखिए बीजेपी और नॉन बीजेपी, एनडीए और वो वोट बराबर था। अगर मैट्रिक वाले सारे अंदर आ जाते तो क्या होता? सिर्फ मैट्रिक वालों को वोट देने दिया जाता तो क्या होता? बीजेपी 8 पॉइंट आगे निकल जाती। क्योंकि बिहार में, जैसा आप जानते हैं, बिहार में देश के ज़्यादातर इलाकों में जो एजुकेटेड लोग हैं इस वक्त, एजुकेटेड का मतलब केवल शिक्षा और बुद्धि नहीं है, एजुकेटेड का मतलब पैसा, अवसर, जाति, सब कुछ। प्रिविलेज सेक्शन की आप बात कर रहे हैं। इस देश में जितने भी लोग प्रिविलेज्ड हैं वो बीजेपी के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो कल यदि मान लीजिए ऐसा कोई नियम बन जाए जिससे सारे मैट्रिक जो पास लोग नहीं हैं उन सब का वोट छीन लिया जाए, बीजेपी धड़ल्ले से बिहार का चुनाव जीतेगी। शायद उसे जेडीयू की भी इतनी ज्यादा जरूरत तब ना पड़ेगी। तो ये जरूर है, वोट कटेंगे बीजेपी वालों के भी, लेकिन अगर मेरे 100 वोट कटे, 100 वोट मेरे थे, 100 वोट आपके थे, मेरे 100 में से 20 कटे, आपके 100 में से 40 कटे, तो किसे नफा हुआ? ये मेरे लिए घाटे का सौदा है कि नफे का? शुरू में घाटे का लगेगा कि मेरे भी 20 गए, लेकिन अगर कंपटीशन सिर्फ हम दोनों में होना है तो नफे का सौदा है ना। आपके 40 गए, मेरे तो सिर्फ 20 ही गए। ये खेल है इसके पीछे। तो ये सारा चक्कर ये है कि कहने को 11 सर्टिफिकेट हैं, लेकिन कुल मिला के मैट्रिक का खेल है। और ये एग्जैक्टली वही खेल है जो कि 19वीं सदी के अमेरिका में खेला गया था। अब आप कहेंगे कहाँ अमेरिका में चले गए? क्योंकि दुनिया में वोट बंदी का खेल पिछले 100 साल से खेला नहीं जा रहा है। ये पुराने खेल हुआ करते थे। अमेरिका में सिविल वॉर हो गई, घोषणा हो गई कि अब गुलामी की व्यवस्था खत्म, कोई स्लेव नहीं होगा अमेरिका में। लेकिन जो व्हाइट लोग थे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि ब्लैक को वोट कैसे करने दें, तो उन्होंने नियम बनाए। ये तो कह नहीं सकते कि ब्लैक को वोट नहीं देने देंगे, तो उन्होंने नियम बनाए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर्टी, शिक्षा, ये सब हो। वो डॉक्यूमेंट की शर्त लगाते थे जो उन्हें पता था कि ब्लैक लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आज लगभग वही चीज हो रही है अगर इस आदेश को हूबहू लागू कर दिया जाए तो।
अब मजे की बात इसमें देखिए कि इस 11 में क्या नहीं है। वो चीजें जो इस देश के हर व्यक्ति के पास होती हैं वो नहीं है। आप किसी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि भाई पहचान पत्र कोई होगा, वो धड़ाक से आधार कार्ड निकाल के देगा। बिहार के 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, सरकारी आंकड़े हैं। आधार कार्ड नहीं है, एपिक कार्ड। एपिक कार्ड किसने दिया? चुनाव आयोग ने खुद बना के दिया है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड। ये 4 चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर आप ये 4 शर्तें दे दें तो 95-98% लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग का फिर विरोध भी नहीं है? इस आधार पर विरोध नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये तो बात ही मुझे स्वीकार नहीं है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा वोटर बनने के लिए। नहीं, ये तो मुझे सिद्धांत में ही स्वीकार नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो चीज है कि सर्टिफिकेट के जरिए आप करोड़ों लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, कम से कम इसका असर कम हो जाएगा। इस आधार पे जो 2.5 करोड़ का आंकड़ा है ना, इस आधार पे हमने निकाला है कि बिहार के 5 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। 3 करोड़ को बाईपास मिल जाएगा, 5 करोड़ को देने पड़ेंगे। और उन 5 में से ज्यादा 50% लोग कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाकी 50 के पास है ही नहीं कोई सर्टिफिकेट, हो सकता नहीं है, और उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है ना। ये जो कहते हैं आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, शहरों में बैठ के बड़े आराम से लोग कह देते हैं। अरे, जिसका माँ बाप उसको पढ़ा नहीं पाया, जो कक्षा 3 तक पढ़ नहीं पाया, जो अब मजदूरी करने के लिए दिल्ली आया है, फरीदाबाद में काम करता है, सूरत गया है, बंगलोर गया है, उससे आप पूछ रहे हो कि तुमने मैट्रिक क्यों नहीं किया? उससे पूछ रहे हो सर्टिफिकेट तेरे पास क्यों नहीं है? इनमें से कोई एक दिन पलट के पूछेगा, बाबूजी तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे 70 साल में कोई कागज क्यों नहीं दिया? सवाल उसको पूछना चाहिए। 70 साल से इस देश को चला रहे हो, तुमने कागज क्यों नहीं दिया आज तक मेरे को? अगर कागज देते बाबूजी तो मैं दिखा देता। जो उसके पास कागज हैं वो सारे आपने एलएल कर दिए। और कल सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल बार बार उन्होंने पूछा। ये आधार कार्ड, चुनाव आयोग कहता है आधार कार्ड तो साहब मान्य नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड का जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड अपने आप ही नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। ईसीआई यही आधार कोर्ट में दे रहा है। ईसीआई ने कहा, मेरे को आप ये बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक इस देश में सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाएगा? कहाँ लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाएगा? है ना, अपने आप में इसमें से कोई भी नहीं है। अगर आप इनका जिक्र कर सकते हो तो आधार का जिक्र क्यों नहीं कर सकते हो? इस कंट्राडिक्शन पर कोई जवाब? कोई सवाल नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं इन सब चीजों का। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कल पूछा। जी, वही कोर्ट पे ही मैं एक बार फ्रेम कर देता हूँ। और आधार की एक बात और बता दूं आपको, चलिए हाँ, कोर्ट की बात में हम करेंगे तो आएगा। तो आज के सारे अखबारों की हेडलाइन वही है जो आप लोग की याचिका पर कल जो सुनवाई हुई। अब इसमें 2 तरीके की हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं। पहली हेडलाइन ये देखने को मिल रही है, कई अखबार छाप रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे एसआईआर पर नहीं लगाया। दूसरी हेडलाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस पर भी विचार करना चाहिए कि आधार और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी आप मान्यता दें। ये ईसीआई से बोला गया। अब कोर्ट में क्या हुआ ये बताइए, और आगे किस दिशा में जा रहा है पूरा मामला, इस पर आप। कोर्ट में कल मैं खुद था, 4 घंटे सुनवाई हुई, मैं वहाँ पे था। तो पहली बात तो ये कह दूं, इस देश की गोदी मीडिया की अब ऐसी स्थिति हो गई है, देख के मुझे शर्म आती है, क्योंकि इसमें कई लोग हैं जिन्हें मैं बहुत पहले से जानता था। कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि पिटिशनर लोगों ने स्टे नहीं मांगा। आदेश में लिखा हुआ है, स्टे मांगा ही नहीं था, मांगा नहीं गया। और हेडलाइन बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। क्या इस देश के मीडिया की स्थिति आ गई है? आप सोचिए, बाकायदा ऑर्डर में लिखा है दैट पिटिशनर्स डिड नॉट प्रेस फॉर ए स्टे। ओके, तो जब प्रेस नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे, तो खबर आप बना रहे हैं कि दिया नहीं गया। तो कैसी इस देश, मतलब मीडिया की जो स्थिति इस देश में अब हो गई है। क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की ईसीआई के बारे में हियरिंग को कैसे रिपोर्ट करना है, ये फैसला बीजेपी के मुख्यालय में होता है। वहां से फोन जाता है कि अब ये स्पिन लगा दो इसके ऊपर, ये लाइन चला दो, वो चल जाती है। ये भी फैसला बीजेपी करती है कि सुप्रीम कोर्ट ईसीआई के बारे में क्या कह रहा है, उसको मीडिया कैसे, 3 स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये सारा फैसला बीजेपी हेडक्वार्टर से हो रहा है इनका। हुआ क्या, कल 4 घंटे की पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत गंभीर पिटीशन है,
बहुत गंभीर मामला है, संगीन मामला है, क्योंकि ये वोटर के अधिकार से जुड़ा है, लोकतंत्र का फंडामेंटल क्वेश्चन है। कोर्ट के पास 42 मामले थे, 40 मामले उन्होंने 1 घंटे में निपटा दिए और कहा बाकी सारा दिन हम केवल इस एक केस पर लगाएंगे, क्योंकि बहुत संगीन। तो पहली इसकी गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया। नंबर 2, कोर्ट ने बार बार वो सवाल पूछे जो हम जैसे लोग पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो कहीं तो चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछ सकता है जिसका उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे जैसे लोग पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, बड़े लोग हैं, जवाब कैसे देंगे। कोर्ट ने वो सारे सवाल पूछे जो हम पूछ रहे थे। कोर्ट ने कहा, और बिल्कुल, और सारा अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे जो लीगल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें सब है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का फैसला करने वाले आप होते कौन हैं, ये आपका काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। ईसीआई ने कहा नहीं ये हम करेंगे। तो जज साहब ने कल बिल्कुल स्पष्ट इनको, जस्टिस धूलिया ने कहा देख लीजिए, आपको ये आर्ग्यूमेंट करना है या नहीं, जरा सोच लीजिए आप इसके बारे में, आपका काम है नहीं, इस रास्ते पे मत जाइए, सड़क छोड़ दीजिए, गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप लोग। ये दूसरा, उन्होंने कहा कि ये 1 महीने में आप कैसे कर लेंगे। पूछा कि भाई आप ठीक है वोटर लिस्ट में सुधार करना चाहते हो, इंटेंसिव रिवीजन नामक एक चीज कानून में है, आप वो करना चाहते हो, आपका कानूनी अधिकार है, मगर आप इसको बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो, अगले 1 साल तक आराम से कीजिए। जस्टिस बागची ने कहा 1 साल तक आराम से कीजिए, पूरा कर लीजिए, बिहार चुनाव की शर्त इसे क्यों बना रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो इन चीजों को। नहीं हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कैसे कर लोगे, एक भी आदमी जिसका नाम अगर नहीं इंक्लूड हुआ तो आपको उसकी सुनवाई करनी होगी, पूरी प्रक्रिया है वो सब करनी होगी। और अगर बिहार में छुटते आज चुनाव आयोग कह रहा है कि 97% को दे दिया, परसों तक कहेगा 99% को दे दिया, मान लीजिए 99% को दे दिया, 1% छूट गया। 1% का मतलब क्या है, बिहार में 8 लाख लोग, 8 लाख लोगों का वोट चला जाएगा। आप उनमें से एक की करेंगे, सुनवाई करेंगे, कर लेंगे आप इतने समय में। जजेस ने ये सवाल पूछा, जजेस ने और ये सवाल बार बार पूछा कि भाई ये डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट का तुक क्या है और इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं है। और खुद जज साहब ने एक डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाया, ये जो चुनाव आयोग की नियमावली है, कि आपकी नियमावली में तो आपने खुद आधार को एक डॉक्यूमेंट बताया है। अच्छा, चुनाव आयोग के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें अमेंडमेंट हुआ था 5 साल पहले, और उसमें अमेंडमेंट करके आधार को इंट्रोड्यूस किया गया था नियमावली। तो जज साहब ने खुद वो रूल बुक उनके सामने कर दी कि आपके अपने रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है आधार कार्ड, इसको आप अमान्य कैसे कर सकते हो। और कहा ये एपिक कार्ड कौन इशू करता है, आप इशू करते हो ना, तो आप उसको कैसे अमान्य कर सकते हो, कोई दूसरा अमान्य करे तो फिर भी समझ आता है। आप एपिक कार्ड इशू करते हो और आप कहते हो कि मैं इसको नहीं स्वीकार करता। ये सवाल पूछे जजेस ने, और क्या जवाब रहे? जवाब आधार कार्ड के बारे में उनका यही जवाब था कि साहब आधार कार्ड, कानूनी रूप से आधार कार्ड जो है ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। उस पर तो आपने बता दिया कि और उन्होंने पलट के पूछा अगर प्रूफ नहीं है तो आपने अपनी रूल बुक में इसको क्यों इशू किया हुआ है। आपने अपनी रूल बुक में लिखा हुआ है आधार कार्ड का नाम। और कल तक, परसों तक फॉर्म 6 अगर आपको डिपॉजिट करना था, फॉर्म 6 वो होता है यदि आपको अपना नाम समरी रिवीजन में नहीं, विशेष रूप से आप जाके अपना नाम डलवाना चाहें तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में लिखा है कि आपको उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट कुछ बताने पड़ते हैं। उस फॉर्म में लिखा हुआ है आधार मान्य है, पैन कार्ड मान्य है। तो उन्होंने कहा जब आप परसों तक इसको मान्यता दे रहे थे तो क्या कानून बदल गया है देश का, क्या रूल बुक बदल गई है? नहीं बदली है तो आपने किस आधार पे किया? तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं ये लिस्ट जो है अभी फाइनल नहीं है। अरे आप 8 करोड़ लोगों पे इसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर चुके हो, आधा महीना निकल चुका है, हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी है, लोग भाग रहे हैं, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो दौड़ दौड़ के सिटीजन अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, और आप कहते हो कि अभी लिस्ट हमने तय नहीं की, लिस्ट में चेंजेस हो सकते हैं। किस तरह का खिलवाड़ ये हो रहा है? तो ये तमाम चीजें पूछी गई। और उसके बाद चुनाव आयोग ने ये कहा कि चुनाव आयोग ने कहा देखिए अब प्रोसेस चल रही है, हमने इतने लोगों को एनरोल कर लिया है, ये सब कर लिया है, तो अब तो आप हमें करने दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम केवल आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये कैसे करेंगे। तो अंत में 2 फैसले होंगे।
पहला फैसला कोर्ट ने कहा कि आप ये जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग करेगा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को रिलीज करेगा, जिसपे फिर आपत्तियां आएंगी। चुनाव आयोग ने कहा कि ये ड्राफ्ट लिस्ट आप रिलीज नहीं कर सकते। तो उसने कहा ये तो स्टे हो जाएगा, ये तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, उससे पहले हियरिंग रख लेते हैं। अच्छा। तो आप 25 तारीख के बाद और 1 तारीख जब आपने रिलीज करना था, उसके बीच में हम कोर्ट की हियरिंग रखें। मतलब कि आप अगला स्टेप सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं ले सकेंगे। मतलब नकेल डाल दिए सुप्रीम कोर्ट ने। 1 नंबर 2, उन्होंने कहा कि आधार वगैरह तो आपको मानना चाहिए आपने खुद, क्योंकि वो जब आधार का सवाल बार बार आया तो ईसीआई के वकील कभी दाएं कभी बाएं, हाँ वैसे तो आधार, तो उन्होंने कहा ठीक है आपने मान लिया तो हम लिख देना ऑर्डर में कि आपने मान लिया। नहीं सर ये मत लिख देना कहीं, आप, मेरे को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है चुनाव आयोग से। सो उन्होंने कहा कि हमारे विचार से तो आपको मानना चाहिए। तो इसी के वकील ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं, इसे आप आदेश की भाषा में ना लिखें, आप ये ना करें तो बहुत वो हो जाएगा सर। उन्होंने कहा चलिए हम सुझाव की भाषा में लिख देते हैं कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। मगर जब सुप्रीम कोर्ट सुझाव देता है तो ये सड़क पे चलते व्यक्ति का सुझाव नहीं है। कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज ये थी कि बेटा तुम्हें एक चांस दे रहे हैं, या तो तुम खुद ही ठीक हो जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये आदेश हुआ है, जिसको मीडिया प्रसारित कर रहा है कि देखिए अब ये स्टे नहीं दिया गया, चुनाव आयोग को मिली। आप हालत देखते वहां चुनाव आयोग की कल थी, आपको पता लगा। तो मतलब 28 को ये भी आ सकता है चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई आधार को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, ऐसी भी संभावना है? अगर मान लेते हैं फिर सारी इस एक्सरसाइज का मतलब नहीं बचता, तब वोटबंदी का खतरा कम हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर सारा जो बीजेपी का खेल है वो तो खेल कैसे पूरा होगा अगर वो सब कुछ हो गया तो आपको ऐसी उम्मीद लग नहीं रही कि माना सारे लोगों की बस ये है कि दौड़ भाग हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, घर बैठ, जैसे नोटबंदी में हुआ, घुमा फिरा के सब वहीं वापस आ गए जहां पहले थे। बस ये है कि परेशान हो गए, सामने खड़े हो गए, 2-5 लोग मर गए, हर एक की जेब से कुछ पैसा चला गया, घूम घाम के वहीं आ गए। तो वो तभी होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि चुनाव आयोग जल्दी से नहीं मानेगा। मेरा अनुमान है कि चुनाव आयोग बड़े बड़े वकील लेके आएगा और सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि नहीं, आधार बिल्कुल मान्य नहीं हो सकता। सारा खेल उसके अराउंड होगा, क्योंकि अगर माना गया अगर चुनाव आयोग की नीयत ये है कि इस देश के हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव लपक के स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पीछे से फोन आया है कि भाई इन वोटरों को जरा काटना है, तो फिर चुनाव आयोग नहीं मानेगा। अब आपको 28 तारीख को पता लग जाएगा कि ऊपर से आदेश आया है कि नहीं। तो लोकतंत्र जिसको पाने के लिए हम 2025 में अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तमाम सारे चुनावों को पार करते हुए, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, यहाँ तक पहुँचते हैं हम। उसमें सारे इंस्टीट्यूशंस की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो इनको कंसीडर करना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर क्या पक्ष हैं इसके, जिस वजह से वो ये लगातार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कि आखिर ये जो SIR चल रहा है, इतना विवाद जो चल रहा है, उसकी वजह क्या है, जो डर और शंकाएं जाहिर की जा रही हैं वो क्या हैं, उनकी क्या फैक्चुअल स्थिति है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से हमें समझाया और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।